मुझ पर पाबंदियाँ और खुद माशूकियाँ। आरजू कप टेबल पर पटाते बाहर निकल के कमरे में चक्कर लगाते उसका जहन बस आशा की बात में ही अटका हुआ था। क्या वाकई दानियाल खान जैसे इंसान को किससे मोहब्बत थी? नहीं नहीं, वो खुरूस अव्वल है, मोहब्बत से दूर दूर तक उसका कोई रिश्ता नहीं। ज़रूर आयशा मजाक कर रही होगी। आरजू को अपना दिमाग फटता महसूस हुआ था। वो सर झटक दी किताब उठाकर पढ़ने लगी थी। इम्तहान बस एक माह बाद थे और कल से उसे वापस कॉलेज भी जाना था। 10 मिनट बाद ही उसने किताब सोफे पर उछाल दी थी। दिल था कि बार बार इस जानब लपक रहा था। वो लब बेंच से बाहर निकल गई। मामा क्या दानियाल नताशा से मोहब्बत करता था? वो सीधा हाल में बैठी रुखसार बेगम के पास जाती बोली। रुखसार बेगम ने चौंक कर उसे देखा। आयशा लब दबाए बैठी थी। आरजू के माथे पर फिक्रमंदी के लकीरें देखे उसने अपनी हंसी दबाई, यानी तीर निशाने पर लगा था। छोटी मम्मा बताएं, उसे दानियाल करता था शदीद वाली मोहब्बत नताशा से। इससे पहले रुखसार बेगम कुछ कहती आयशा तेज़ी से बोली थी। उसने आंखों ही आंखों में रुखसार बेगम को अपनी तायद करने को बोला था। आयशा ने शदीद पर अच्छा खासा जोर दिया था। हाँ करता था। रुखसार बेगम ने इस बात में सर हिलाया। आरजू दांत पीसते वहाँ से बाहर चली गई थी। उसके दिल को कुछ हुआ था। एकदम दिल उदास सा हो गया था। छोटी मामा देखने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। आयशा रुखसार बेगम के देखने पर इत्मीनान से बोली थी। आरजू हान नाहन दांतों में दिए पुरसोच अंदाज में बाहर लॉन में निकली थी। दिल बोझल सा हो रहा था जब सामने नताशा के साथ खड़े दानियाल को देख उसकी आंखें फैल गई। वो लपसाती से एक दूसरे में बेबस कर गई। न जाने वो दोनों क्या बातें कर रहे थे। आरजू ने खुद के पुलिये पर नज़र डाली थी और रंग के घुटनों तक आते शर्ट पर ब्लैक कैपरी पहने, ब्लैक दुपट्टा गले में डाले वो गुलाबी मोम की गुड़िया लग रही थी। दानियाल आप यहाँ हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। आरजू आगे की जाने बढ़ते सीधा उसके गले में अपने नरम मोमी बाहें डाले बोली। नताशा को काट खाने वाली नज़र से देखा। दानियाल ने अपनी आवाज़ को देखा था, फिर उसकी नज़रों के अर्तकाज को समझा। वो लब दबा गया। आरजू ने बड़े इस तहकाक से उसके गले में बाहें डाली हुई थी। क्यों ढूंढ रही थी मुझे? वो यूं ही उसके गले में बाहें डाले खड़ी थी। दानियाल के दिल को कुछ हुआ था। वो लड़की बार बार उसके सब्र का इम्तहान लेती थी। दानियाल मुझे कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, मेरे साथ प्लीज़ बाज़ार तक चले। नताशा ने एक नज़र आरजू पर डालने के बाद कहा। दानियाल ने आरजू को देखा जो इसे ही देख रही थी। ओके चलो आरजू जाओ अपनी स्टडी करो। वो आरजू को खुद से अलग करते बोला था। आरजू की आंखों में पानी तैर गया। वो मुँह फुला खड़ी थी। आयशा सच कह रही थी। दानियाल कितनी जल्दी मान गया उसकी बात और उसे भी इग्नोर कर रहा था, जबकि वो तो इस आफत से बच रहा था जिसकी कुर्बत के जज्बे दानियाल सफीरहान के दिल को काबू करने की जदोजहद में थे। वो भी चंद कदम आगे बढ़ी थी जब पीछे से आरजू की कराहने की आवाज़ आई थी। दानियाल ने पलट कर देखा। वो पाँव पकड़े ज़मीन पर बैठी थी। वो तेज़ी से उसकी जानब भागा था। क्या हुआ, ठीक हो तुम? दो जानू बैठे उसके लहजे में बेइंतहा फिक्र थी। चला नहीं जा रहा, उठा ले। आरजू ने अपनी बाहें खोली, उसकी जानब बढ़ाई थी। दानियाल ने नरमी से उसे उठा लिया। वो जानता था वो झूठ बोल रही थी, लेकिन न जाने क्यों उसके झूठ से उसे सुकून मिल रहा था। वो सब अंदर की जानब बढ़ा था। नताशा ने चुभन ज़्यादा नज़रों से आरजू की खुद की जानब देखती चमकती हिजर आंखों को देखा। 3 दिन गुजर गए। नताशा मुकम्मल घर में एडजस्ट हो गई थी, या यूँ कहना बेहतर रहेगा। बेशर्मों की तरह खुद ही हर किसी को बुलाने लग जाती, हर काम करती। अब तो वो वाकई दानियाल के आगे पीछे घूम रही थी। दानियाल ये मैंने बनाई है, तुम्हें खीर पसंद है ना? नताशा बगैर किसी का लिहाज किए उसकी जानब कटोरी करते बोली थी। आरजू को बेसहाता पलवशा याद आई थी। वो लब बेंच गई। दानियाल ने सहती से एक दूसरे में लब बेबस किए थे। नताशा की बढ़ती हिम्मत वो अच्छे से नोट कर रहा था, बस चुप था तो किसी वजह से। मुझे दे दो, मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रही हूँ। आरजू ने खीर उसके हाथों से छीनी और खाने लगी। नताशा ने तंदो तेज नजरों से उसे घूरा, जबकि रुखसार बेगम बेटी की दानियाल की तरफ बढ़ती दिलचस्पी से बेहद खुश थी। अच्छी है लेकिन थोड़ा कड़वापन आ रहा है, चीनी डालो इसमें वरना खाने में अच्छी नहीं लगेगी। चम्मच मुंह में रखते हुए तंज अंदाज में बोली। नताशा का चेहरा सुरख हुआ, जबकि पास बैठे दानियाल ने बामुश्किल अपना कहकर रुका था। नताशा चुपचाप उठती वहाँ से चली गई। आरजू ने कंधे उचकाए थे। चलो कॉलेज छोड़ दूँ तुम्हें। दानियाल गहरा सांस भरते उठते बोला था। आरजू अस्पात में सर हिलाती किताबें उठाए आगे की जाना बढ़ी थी। वो तो अपनी इस्तेमाल शुदा चीज़ें भी किसी को ना दे, ये तो फिर उसका शौहर था। उसने 2nd फ्लोर की जानब देखा। नताशा कमरे के दरवाजे में खड़ी उन दोनों को देख रही थी। वो शख्स कितना मुकम्मल था, नीली आंखों वाला शहजादा, सहरतार करते पर्सनालिटी,
एक दिलफरेब तिलिस्म ज़दा सी मुस्कुराहट और नताशा हाँ ने उसे खो दिया था, लेकिन फिर क्या हुआ? वो उसे वापस भी तो हासिल कर सकती थी। 3 दिन पहले लॉन में खड़े दानियाल ने उसे कह दिया था कि माह के निकाह के बाद वो अपने लिए किसी और जगह का इंतज़ाम करे। नताशा का दिल दुख सा गया था, लेकिन वो पत्थर बना हुआ था। उसकी आंखें सपाट थी, लेकिन अब उन आंखों में आरज़ूहान को देखते एक चमक थी। वो उस चमक से कहीं ज़्यादा थी जो नताशा हान को देखकर आती थी। वो गुस्से से लब बेंच की आरज़ू को कॉलर छोड़े वो खुद ऑफिस चला गया था। मामा आहर, इतनी भी क्या जल्दी है? आप लोगों को मुझसे तंग आ गए हैं तो बता दें, मैं यूं ही चली जाती हूँ जहाँ से। माहा दबी दबी आवाज़ में कोफर से बोली थी। सफ़िया बेगम ने उसे यूनिवर्सिटी भी जाने नहीं दिया था, क्योंकि आज माहिल और उसकी माँ सकीना बेगम आ रही थी। वो माहा को शॉपिंग पर लेकर जाना चाहती थी। शादी में अब बस चंद दिन ही बच गए थे, जिसके चलते माहा का सोच सोच कर दिमाग खराब हो रहा था। निकाह वाले दिन क्या होगा? क्या कोई इसकी बातों का यकीन करेगा? माहा, कैसे बात कर रही हो तुम? सफ़िया बेगम ने उसे डपटा। माहा लब बेंच की वो वहाँ से वॉकआउट कर गई थी। वैसे भी दिल शदीद बगावत पर उतर आया था। दिमाग अलग सता रहा था। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। रोने के अलावा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। वो कमरे में बंद होती रोने लगी थी। आधे घंटे बाद दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो आंखें पोंछती बाहर निकली थी। फिरोजा उसे बुलाने आई थी। मेहमान आ चुके थे। माहा ने मुंह बनाया। माहिर राना वो दांत खचकाती वापस कमरे में गई। फ्रेश होती बाहर निकली। हाल में माहिल और उसकी माँ बैठी थी। मेरी बेटी कैसी है? माहिल की माँ ने उठते माहा का माथा चूमते सवाल किया। वो फ़कत सर हल्का सा मुस्कुराई थी। माहिल ने एक नज़र उस पर डाली। वो उठ खड़ा हुआ था। चलिए अम्मी। वो पैंट की जेबों में हाथ डाले आगे के जाना बढ़ गया। सफ़िया बेगम के इशारा करने पर माहा भी मुर्दा कदमों से उनके साथ होली थी। गाड़ी में बढ़ते सकीना बेगम पूरे रास्ते उससे कुछ न कुछ पूछती रही थी, उससे बातें करती रही, लेकिन वहाँ बस हूँ हाँ में जवाब दे रही थी। दिल ही अचाट हो गया था। हर चीज़ से शदीद रोना आ रहा था। वो पहले ही किसी के निकाह में थी और अब ये सब तमाशा। उसके दिल ने दुआ की, काश वो मर जाए तो ये तमाशा ही ख़त्म हो जाए। ना वो होगी ना जंग होगी। शॉपिंग मॉल के आगे गाड़ी रोकते माहिल बाहर निकला और सकीना बेगम भी बाहर निकली। मॉल में एंटर हो गई थी। मुख्तलिफ शॉप पर जाकर सकीना बेगम बड़े प्यार से माहा को मुख्तलिफ डिज़ाइन के दुल्हन के जोड़े दिखा रही थी, जिस पर वो लब बेंच से इन्हें देख रही थी। माहिल ने घूर कर उसे देखा। माँ ये ठीक है, आप प्लीज़ इसे पैक करवा दे। माहिल दांत पीसता एक ब्लड रेड कलर के लहंगे को देखते बोला था। माह को इतना हैवी लहंगा पसंद नहीं आया था, लेकिन वो खामोश रही थी। अब क्या पसंद क्या नापसंद, जब शादी ही इस तरह हो रही थी। पकड़ो इसे। माहिल ने साथ नजर से शॉपिंग बैग उसकी जान बढ़ाया। माहिल ने चौंक उसे देखा। वो गुस्से से घूर रहा था। माहिल ने खामोशी से शॉपिंग बैग पकड़ लिया था। अमीर ड्राइवर आ गया है, अब घर जाए, मैं माह को घर छोड़ आता हूँ। माहिल ने मॉल से बाहर निकलते माँ को देखते कहा। वो पहले ही चुप हो गई थी। माह के रवैये के चलते अब भी खामोशी से गाड़ी में बैठ गई। माह ने गाड़ी के जाते ही उसका बाजू साथी से दबोचा था। हैरान होती उसके साथ चलने लगी। माहिल ने उसे गाड़ी में बैठाया, खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। पागल हो गए हैं अब। माह ने अपने बाजू पर उसकी सुरह उंगली की छाप देखते उसे गुस्से से घूरा था। वो भी तो सब जानने के बावजूद मना नहीं कर रहा था। ये घर का रास्ता नहीं, कहाँ लेकर जा रहे हैं आप? मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे? मुझे घर जाना है। माह गाड़ी किसी दूसरी सड़क पर जाता देख चाहिए थी। उसने माहिल के स्टीयरिंग पर जमे हाथों पर हाथ रखते उसे रुकना चाहा था। माहिल ने सुरह रंग आंखों से उसे घूरा। 10 मिनट बाद वो एक पार्क के आगे गाड़ी रोक चुका था। खुद गाड़ी से उतरते माह का बाजू दबोचे से घर से उतारते पार्क में ले जाते कदरे एक खामोश जगह ले जाने लगा। आपको मसला क्या है? मैंने बोला था ना मुझे घर जाना है। जहाँ क्यों ले आए हैं? माह उसे अपनी कलाई छुड़वाते चीखी थी। उसके हाथ में जो शॉपिंग बैग था वो उसे नीचे फेंक चुकी थी। मसला मुझे नहीं आपको है। आप क्यों मुंह फैलाए शॉपिंग कर रही हैं? मेरी माँ को आपकी वजह से दुख हो रहा है। माहिल भी थोड़ा सख्त हुआ था। अपनी माँ का यूँ इग्नोर होना उसे हरगिज़ नहीं पसंद आया था। वो तो उसकी फैमिली के हर फर्द की इज्जत करता था। उसकी इतनी बड़ी बात भी सबसे छुपाई थी। फिर भी माह का ऐसा रवैया, तो मैंने कहा है मुझसे शादी करें। माह बेबसी से बोली थी। पहले से ही ज़िंदगी से सुकून वगैरह था, ऊपर से ये शॉपिंग का झंझट। वो साथ कोफत का शिकार हो रही थी। तमीज़ से बात करें, आपका होने वाला शोहर हूँ मैं। किसकी वजह से आप मुझसे इस तरह बात कर रही हैं? उस गैंगस्टर की वजह से। हाँ। माहिल उसे दोनों कंधों से पकड़े उसे तकरीबन झंझोड़ गया था। उसकी काली आंखें लहू रंग हो रही थी।
मैं आपको जवाब। इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती हुई उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। एक तेज़ रफ्तार गोली माहिल के सीने पर बेबस हुई उसके वाइट शर्ट खून से बढ़ गई। माह के कंधे पर से उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई थी। माह आंखें फाड़े मुंह पर हाथ जमा गए। माहिल दबी दबी सी हैरानगी बड़ी आवाज़ माह के लबों से आज़ाद हुई थी, जबकि माहिल ज़मीन बोस हो गया। माह ने पीछे मुड़कर देखा, जहाँ कुछ कदमों के फासले पर से वो बड़े क्रोफर से चलता आ रहा था। माह ने बेसाता उसकी काली हेड को देखा। वो सांस रोक गई, जबकि माहिल शदीद तकलीफ में सीने पर हाथ रखे ज़मीन पर नीम बेहोश हो रहा था। मैंने कहा था ना, इस बास्टर से दूर हो। मुझसे अगर दगा करने की कोशिश की तो अगली गोली पर तुम्हारा नाम होगा। उसने आते ही जारहाना तेवर लिए माह के बाल मुट्ठी में जगड़ लिए थे। माह तो फटी आंखों से ज़मीन को देखने की कोशिश कर रही थी, जहाँ वो नीम बेहोश होता भी माह की जानब हाथ बढ़ा रहा था। अलेक्जेंडर ने तनतिया नज़र से ज़मीन पर खून में रंगे माहिल को देखा। उसने फ़ोन पॉकेट से निकालते नंबर डायल किया। माह अपने बाल उसकी गिरफ्त से छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कमिश्नर, तुम्हारी बेटी मेरी कब्जे में है। वो तुम्हारा होने वाला दामाद गोली खाकर अब बस मौत के करीब है। फ़ौरन से पहले अपनी टीम को बोलो मेरे जहाज़ों से दूर हो जाए, वरना मैं इधर ही तुम्हारी बेटी का जनाजा पढ़वा दूंगा। अलेक्जेंडर सफाके से बोलता माह के बाल छोटे अब सख्ती से उसके बाजू थाम गया। उसकी फौलादी गिरफ्त से माह को अपने बाजू टूटती महसूस हुई थी। उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए, जबकि वो लब बेंचे फ़ोन रख गया था। माह का बाजू ऐसे ही जगड़े उसने एक ठोकर नीचे बेहोश माहिल के वजूद को रसीद की। 10 मिनट बाद ही उसका फ़ोन फिर से रिंग हुआ था। ओके, उसने ये कहते कॉल कर दी। वैसे भी माहिल राना की तरफ उसके बहुत से हिसाब निकलते। वो उसके काम में टांग जो अड़ा रहा था। तुमने इसे मार दिया। माह सदमे की सी कैफियत में खड़ी उसे देख रही थी। अलेक्जेंडर की गिरफ्त उसके बाजू पर सरतार हो गई थी। मैंने कहा ना महान खबरदार, जो इसके बारे में सोचा भी तुमने। तुम्हारी हर आती जाती सांस ही नहीं, तुम्हारी सोच पर भी मेरा कब्जा होना चाहिए। वो मोबाइल में न जाने क्या टाइप कर रहा था। फिर माह का बाजू छोड़ गया। माह तो साकत होती उसे देख रही थी। क्या उसके लिए किसी की जान लेना इतना ही आसान था? क्या किसी के खून की कीमत उसकी नज़रों में कुछ नहीं थी? क्या वो वाकई एक सफाक दरिंदा था? ऐसे मत देखो, तुम्हारी मोहब्बत इश्क में बदली तो रोग तुम्हें ही लगेगा। वो सर्द लहजे में बोला, लेकिन उसकी आवाज़ में अलग ही तलिस्म था। माह ने साकत बहती नज़रों से उसे देखा। वो वहाँ से हट गया। वो वापस पलट गया, जबकि माह कई लम्हे उसकी पुश्त को देखती रही थी। माह ने बेहोश खून में लिपटे माहिल को देखा और फिर उसके जानब कदम बढ़ाए। उसका दिमाग सुन हो रहा था, टांगे शाल हो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था वो क्या करे। वो खून से लत-पत पड़ा था और माह उसके करीब बैठी रो रही थी। वो क्या करे, उधर कोई नज़र ही नहीं आ रहा था जिससे वो मदद ले। माह ने ज़ोर से आंखें रगड़ी, आंखें सुरख होने लगी थी। उसने माहिल की जेब से उसका मोबाइल निकाला और कांपते हाथों से नंबर डाल किया। पापा, माहिल इधर। माह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। सामने खून को देखते उसे अपनी आवाज़ गले में अटकती महसूस हो रही थी। वो क्या कर, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बेटा, मैं बस आ रहा हूँ। जमशेद खान की फिक्र में डूबी आवाज़ उभरी थी। अलेक्जेंडर ने इन्हें एड्रेस मैसेज कर दिया था और अब तकरीबन 10 मिनट बाद वो वहाँ मौजूद थे। माह शिद्दत से रोती उनके सीने से जा लगी थी। चुप करो मैं बेटा, कुछ नहीं हुआ। एक कांस्टेबल के साथ उन्होंने माह को घर भेज दिया और माहिल को उठाते हॉस्पिटल के जानब बढ़ गए थे। माह को अपना दिमाग सुन होता महसूस हो रहा था। उसने अलेक्जेंडर को एक शख्स को मारते देखा। दिल गम से फट रहा था। उसकी आंखें ही नहीं, उसका दिल भी बुरी तरह से सिसक रहा था। वो घर जाती सीधा अपने रूम में बंद हो गई थी। बेड पर ऊंधे मुँह लेटे वो सिसक पड़ी थी। कॉलेज के बाद वो बाहर खड़ी ड्राइवर का वेट कर रही थी। मरवा भी उसके साथ खड़ी बातें कर रही थी। कई दिनों से वो कॉलेज नहीं गई। पढ़ाई का काफ़ी लॉस हो गया। आरजू ने मरवा को सब बता दिया था, जिसे सुनते मरवा बहुत खुश थी कि फाइनली उसका जीजू दानियाल खान था। वो तो जूम ही उठी थी, जबकि आरजू के दिल को कुछ हुआ था। वो सितमगर अजीब से जज्बे दिल में बेदार कर रहा था। गाड़ी आई तो वो मरवा को खुदा हाफिज बोलते आगे जाना बढ़ गई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही आरजू का हल्क तार कड़वा हुआ था। वो दांत पीसते फ्रंट सीट पर बैठी नताशा को देख रही थी। मुझे शॉपिंग पर जाना था, मैंने खान बाबा को कॉल कर दी है, वो आने वाले हैं, तुम उनके साथ चली जाओ, तुम थक गई होगी। नताशा दिल जलाती मुस्कुराहट उसकी जानब उछालती बोली थी। वो सुबह ही दानियाल के ऑफिस चली गई थी। इरादा भरपूर आरजू को जताने का था कि दानियाल सफ़ीर खान के दिल में अभी नताशा खान है, जबकि आरजू ने नम रूठी नज़रों से लापरवाह उसे
दानियाल को देखा, वो चेहरे पर चट्टानों की सी सहती रखे बैठा था। आरजू का लहजा रुन गया था। तभी कुछ ना बोलते वो गाड़ी से उतर गई। नताशा ने मुस्कुराते उसे देखा। दानियाल गाड़ी के आगे बढ़ा ले गया। हान बाबा 5 मिनट बाद आए तो आरजू गाड़ी में बैठती चली गई। मरवा 5 मिनट पहले ही जा चुकी थी। वाकई पुरानी मोहब्बत कहाँ बुलाई जाती है। मुझे फिर क्यों लटकाया हुआ है। आरजू दिल में मुख्तलिफ सोचती जा रही थी। दिल में चुभन सी हो रही थी। नताशा को बड़े हक से फ्रंट सीट पर बैठा देख और फिर जब नताशा ने आरजू को गाड़ी से निकाला तब भी तो दानियाल ने कुछ नहीं कहा। एक आंसू टूटा आरजू की आंख से गिरा था। निचला लब दांतों तले दबाते उसने सिसकी रोकी। जब उसे कोई परवाह नहीं तो मेरी तरफ से बाढ़ में जाए, मैं क्यों फिक्र कर रही। अच्छी बात है ना, वैसे भी पाबंदियां लगाता रहता है, जान छूट जाएगी। आरजू सोचे बूंदी घर के अंदर गाड़ी रोकते गाड़ी से उतरी, घर में दाखिल हुई। वो जो मर्जी दिल को जवाब दे ले, लेकिन दिल अक्सर डीठ ही पाया गया है। वो वही करेगा जो हमारे बस में नहीं होता। उसकी जानब लपकेगा जो लाहासिल हो। उसका इलाज चल रहा था। गोली दिल के पास लगी थी। हालत सीरियस थी। बाहर कमिश्नर जमशेद मुठियां बेंचे बैठे थे। जितना वो उस गैंगस्टर को हल्के में ले रहे थे वो इतना भी गया गुस्सा नहीं था। हर काम इन्हें वार्निंग देने के बाद सरेआम कर रहा था। जमशेद खान ने गुस्से से मुठियां बेंची। 2 घंटे हो चुके थे माहिल को हॉस्पिटल में। जब डॉक्टर बाहर निकला, डॉक्टर पेशेंट। जमशेद खान तेजी से डॉक्टर की जानब लपके। उन्होंने घर किसी को कॉल करके कुछ नहीं बताया था और यही दुआ वो कर रहे थे कि महा भी किसी को कुछ ना बताए। ही इज़ ऑलराइट। अगर पुल्ट थोड़ी भी मिस बैलेंस हो जाती तो दिल पर लगती। वो मर भी सकते थे, लेकिन खुदा का शुक्र है। डॉक्टर मुस्कुराते बोले थे। कमिश्नर जमशेद खान को कौन नहीं जानता था। वैसे भी बिजनेस की फील्ड में भी इनके भाइयों का बहुत नाम था। शुक्रिया। पेशेंट को होश आ गया है क्या। जमशेद खान डॉक्टर को देखते हल्की मुस्कुराहट लेकर बोले, जी होश तो आ गया, लेकिन इन्हें रेस्ट की बहुत ज़रूरत है। टेक केयर ऑफ हिम। डॉक्टर मुस्कुराते हाथ मिलाते चले गए। जमशेद खान ने गहरा सुकून बड़ा सांस भरा था। वो अंदर रूम में एंटर हुए जहाँ सामने वो सपाट तासरात लिए छत को गू रहा था। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था। कोई कह नहीं सकता था उसे गोली लगी थी। माहिल, कैसा फील कर रहे हो तुम। जमशेद खान पास पड़े टेबल पर बैठते बोले। माहिल ने सपाट तासरात से इन्हें देखा। मुझे महा के साथ 2 दिन भी शादी करनी है। मुझे महा के साथ 2 दिन में शादी करनी है। हमारी मेहंदी का फंक्शन कल होगा। वो सर्द लहजे में बोला। उसके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। जमशेद खान ने फिक्रमंदी से उसे देखा था, जबकि माहिल के दिल में आग का दरिया बह रहा था। लेकिन तुम्हारी तबीयत अभी इस हालत में नहीं हो तुम। जमशेद खान लब एक दूसरे में पेवस करते बोले थे। माहिल ने उनकी जानब देखा। सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसी चोटें मुझे लगती रहती है। मुझे बस कल ही फंक्शन स्टार्ट चाहिए। उम्मीद है आप तैयारी कर लेंगे। बस चंद करीबी रिश्तेदारों को बुलाएं। माहिल दो टोक लहजे में बोला तो जमशेद खान ने अस्पाद में सर हिलाया। वो फाइल आपको मिल गई थी। कुछ याद आने पर वो फिर से बोला था। उसका दिल और दिमाग बार बार बस महाहान पर अटक रहा था। हाँ, मिल गई। बहुत अच्छा काम किया तुमने। मुझे यकीन नहीं आता डिपार्टमेंट के ऐसे लोग शामिल हो सकते हैं इस काम में। पहली फुर्सत में उन सब को निकाल कर आया हूँ। अब बस एक मेन सबूत मेरे पास पड़ा है। उसकी वजाहत होगी तो इससे चीफ सेलेक्टर अच्छे से बेनकाब होगा। इधर वो फंसेगा, वो गैंगस्टर भी पकड़ा जाएगा। जमशेद खान इज्जत से बोले थे। जमशेद खान अज़म से बोले थे। माहिल ने अस्बात में सर हिलाया। मैं उस डेडली गैंगस्टर को अपने हाथों से सूली पर लटकाना चाहूँगा। वो दांत पे से बोला था। दिमाग की शरियानें फटती महसूस हुई थी। ओके, तुम रेस्ट करो, फिर कल छोटा सा फंक्शन रख लेंगे। जमशेद खान कहते बाहर चले गए थे। माहिल अस्बात में सर हिलाता आंखें मूंद गया।